नमस्ते मित्रों, आज हम इस निःशुल्क YouTube चैनल में हाजिर हैं आपके लिए लेकर वैकल्पिक विषय एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव विज्ञान। अगर आप यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, वैकल्पिक विषय के रूप में मानव विज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी आपके लिए तुरूप का पत्ता साबित हो सकता है। सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी के लिए वैकल्पिक विषयों का चयन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही पेचीदा सवाल रहा है। कौन सा विषय लें, क्या लें और किस विषय में हमें अधिक नंबर आ सकता है, किसकी तैयारी हम अच्छे ढंग से कर सकते हैं, किसका हमें पाठ्य सामग्री और गाइडेंस हमें अच्छी तरीके से मिल सकता है। तो इस संबंध में मैं आपको आज प्रस्तुत करूंगा एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी जो कि काफ़ी लोकप्रिय विषय है, खास करके उन लोगों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए जो कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए तो लोकप्रिय है ही। साथ ही जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट वाले हैं, आर्ट्स लेकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी एंथ्रोपोलॉजी एक अहम विषय साबित होता है। कारण यह है कि इसका सबसे पहले तो ये सिलेबस छोटा है, दूसरा कि यह विषय काफ़ी रुचिकर है और इसमें हम कुछ विशेष नहीं पढ़ते हैं, बल्कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति और मानव विकास की जो कहानी है पूरा वर्ल्ड वाइड में, उसके संदर्भ में हम लोग पढ़ते हैं। तीसरी बात है कि इसमें क्वेश्चन को ट्विस्ट करने का कोई ऐसा विशेष इसमें स्कोप रहता नहीं है। जो भी है सीधा और फ्लैट क्वेश्चन आता है यूपीएससी से लेके बीपीएससी तक। तो इस क्वेश्चन को आप जैसे तैयार करेंगे उसी अनुसार से पूछा जाता है, जिसको कि एग्ज़ाम में लिखना काफ़ी लाभदायक होता है और काफ़ी आसानी से हम लिख सकते हैं। तो हम बीपीएससी के संदर्भ में आज एंथ्रोपोलॉजी पर बात करेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी विषय को अगर आप लेना चाहते हैं, अगर विचार नहीं किए हैं, तो एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव विज्ञान के बारे में एक बार आप जरूर विचार करेंगे, देखेंगे। और अन्य विषयों की अपेक्षा, जैसे इतिहास हो, भूगोल हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, हिंदी साहित्य हो, और भी कई प्रकार के जो सब्जेक्ट हैं, उनकी अपेक्षा आपको एंथ्रोपोलॉजी काफ़ी रुचिकर, सिलेबस छोटा, बोधगम्य और अधिक स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट दिखाई पड़ेगा। तो आज हम बात करेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस क्या है, इसमें किस प्रकार का प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें तैयारी के लिए किन किन रणनीतियों का सहारा लेना पड़ेगा, इसका कहाँ से गाइडेंस मिलेगा और किस प्रकार के पुस्तक से हम इसकी तैयारी कर सकते हैं और इससे कैसे हम यूपीएससी सहित तमाम स्टेट पीसीएस से लेकर बीपीएससी तक में हम सफलता हासिल कर सकते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी की जो बात करें तो यह एक वैकल्पिक विषय है। बीपीएससी द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी होता है उसमें क्रमांक 6 क्रमांक पर इसका है। कोई भी वैकल्पिक विषयों की तरह, सभी वैकल्पिक विषयों की तरफ एंथ्रोपोलॉजी भी 300 अंकों का होता है और जिसमें 6 प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। जैसा कि हमने बता दिया है, 300 अंकों का ये 12 प्रश्न इसमें लगभग अमूमन पूछे जाते हैं, जिसमें 6 का जवाब देना है और फिर 50 नंबर करके प्रत्येक प्रश्न के होंगे और टोटल 300 नंबर उसका होता है। तो 300 नंबर का एंथ्रोपोलॉजी पूछा जाता है। हालांकि कोई भी वैकल्पिक विषय है वो 300 नंबर का होता है। बीपीएससी में 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी और जनरल स्टडीज के 2 पेपर होते हैं। जनरल स्टडीज के 2 पेपर भी 300 नंबर के होते हैं और एक वैकल्पिक विषय होता है। वैकल्पिक विषय में अगर एंथ्रोपोलॉजी का रखते हैं तो इसके भी 300 नंबर होंगे। कुल मिला के 900 नंबर पर रिटन एग्जाम का मेरिट बनता है। हिंदी सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, उसका नंबर रिटन एग्जाम हेतु नहीं जोड़ा जाता है। उसके बाद 120 नंबर का इंटरव्यू होता है। टोटल 1020 नंबर पर फुल मेरिट बनता है। तो आइए बात करें एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान, जैसा कि आप देख रहे हैं, या मानव शास्त्र कहिए, इंग्लिश में इसे एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। अगर यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी का जो वैकल्पिक विषय के सब्जेक्ट में जो लिस्ट है उसमें मानव विज्ञान या एंथ्रोपोलॉजी नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ पर मिलेगा एक नृविज्ञान। नृविज्ञान, इसको इंग्लिश में इथनोलॉजी कहते हैं। यूपीएससी में इथनोलॉजी नाम से ही यह सब्जेक्ट होता है, जो कि एंथ्रोपोलॉजी है। बीपीएससी और यूपीएससी के सिलेबस की तुलना करें अगर
एंथ्रोपोलॉजी के दृष्टिकोण से, तो लगभग 30% सिलेबस जो है वो यूपीएससी में ज़्यादा होता है बनिस्पत बीपीएससी का। यानी बीपीएससी का सिलेबस 30% छोटा है। तो बीपीएससी के लिहाज से बात करें तो पूरे एंथ्रोपोलॉजी 3 सेक्शन में डिवाइड होते हैं, खंड 1, खंड 2 और खंड 3। तीनों खंड में 100-100 नंबर करके बांट दिया गया है। 300 नंबर का जो विषय है एंथ्रोपोलॉजी, उसको 100 नंबर करके बांट दिया है। 100 नंबर खंड 1 में, 100 नंबर खंड 2 में और तीसरे खंड में 100 नंबर। तो सबसे पहला खंड, अगर प्रथम खंड की बात करें तो इसमें सामाजिक सांस्कृतिक मानव शास्त्र यानी सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी आता है। और जो मानव विज्ञान के महत्वपूर्ण आधार है, जो बेस पॉइंट है, उससे संबंधित सिलेबस में है और वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान की बात करें तो इससे 4 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से 2 का लिखना है, 2 का जवाब देना है और 50 नंबर करके प्रश्न रहेगा, तो टोटल 100 नंबर का ये हो गया। दूसरे खंड की बात करें तो इसमें शारीरिक मानव विज्ञान है। शारीरिक मानव विज्ञान मतलब मानव शरीर रचना के बारे में इसमें पढ़ाई करना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है और इसको हम इंग्लिश में फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। इसमें भी 4 प्रश्न रहेगा, जिसमें से 2 का जवाब देना है और 50 नंबर करके प्रत्येक प्रश्न के लिए महत्तम अंक निर्धारित रहेंगे और टोटल 100 नंबर इसके लिए होंगे। इसी प्रकार यदि तीसरे खंड की बात करें तो तीसरे खंड में आता है भारतीय मानव विज्ञान। और भारतीय मानव विज्ञान यानी इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, इसमें भी 4 प्रश्न रहेंगे, जिसमें 2 का जवाब देना है और 2 प्रश्न के लिए 50-50 नंबर रहेंगे, यानी 100 नंबर। इस प्रकार से तीनों खंड को देख लें तो 300 नंबर का एंथ्रोपोलॉजी का प्रश्न बीपीएससी में आता है। कुल 6 प्रश्न आते हैं, 12 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से 6 प्रश्न का जवाब देना है, प्रत्येक के लिए 50 अंक निर्धारित होते हैं और कुल मिला के 300 नंबर उसमें होता है। अब बात करते हैं प्रत्येक सेक्शन वाइज। तीनों सेक्शन का अलग अलग हम अगले स्लाइड में बात करेंगे कि किस सेक्शन में कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। तो आइए खंड 1 में, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि खंड 1 में 2 प्रश्न रहेंगे 50 नंबर करके और 100 नंबर टोटल इसमें होंगे। कुल मिला के देखें तो इसमें 8 चैप्टर है। पूरा जो बीपीएससी द्वारा प्रश्न आज तक पूछा गया है एंथ्रोपोलॉजी में, उसके अगर सेक्शन की बात करें, कुल मिला के चैप्टर की बात फर्स्ट सेक्शन में, तो 8 चैप्टर हैं। 8 चैप्टर से सवाल आते हैं। तो पहला जो चैप्टर है, तो अन्य विषयों की तरह इसमें भी मानव विज्ञान का जो अर्थ है यानी मीनिंग्स और स्कोप है, क्षेत्र और शाखा है। मतलब मीनिंग्स, स्कोप एंड ब्रांचेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। तो अगर शाखाओं की बात करें तो 5 शाखा है इसके। सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान मतलब सोशल कल्चरल मानव विज्ञान, दूसरा है भौतिक मानव विज्ञान यानी शारीरिक मानव विज्ञान, इंग्लिश में बोलेंगे तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तीसरे नंबर पर आता है पुरातात्विक मानव विज्ञान यानी आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तीसरे नंबर पर आता है भाषाई मानव विज्ञान यानी लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। और चौथे नंबर पर आता है अनुप्रयुक्त मानव विज्ञान या व्यवहारिक मानव विज्ञान भी इसे बोलते हैं, जिसको अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी या फिर एक्शन एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। तो ये 5 ब्रांच है और इसके बारे में आगे के सिलेबस में हमें पढ़ना है। दूसरे नंबर की बात करें, दूसरा चैप्टर की बात करें तो इसमें मानव द्वारा बनाए गए, चूंकि हम मानव शास्त्र में उन विषयों को पढ़ते हैं जिसको कि मानव ने बनाया है। मानव ने क्या बनाया? 2 तरह की चीज़ बनाया। एक तो औजार बनाया, चाहे वो पत्थर के औजार से लेके आज हम प्रयोग करने वाले ट्रांसपोर्टेशन के अलग अलग जो साधन है, रेलगाड़ी से लेके मोटर कार और हवाई जहाज़ तक, और टेलीफोन हो या कुर्सी, बेंच, टेबल, इमारत, सड़कें, ये सब भौतिक वस्तुएं हैं। इसके अलावा बहुत सारे अमूर्त और अभौतिक वस्तुओं का भी निर्माण किया है, तो जिनमें समाज हो गया और समाज की कई संस्थाएं, जैसे संगठन हो गया, समूह हो गया, संस्था हो गया, समुदाय हो गया, संस्कृति हो गया, सभ्यता हो गया। अगर हम जनजातियों की बात करें तो वहाँ टोली होता है, ट्राइब होता है। तो ये सब जो मनुष्य द्वारा अभौतिक चीज़ों का निर्माण किया गया है, जो अमूर्त चीज़ों का निर्माण किया गया है, तो इन सब के बारे में हम दूसरे
सेक्शन में, दूसरे टॉपिक में पढ़ते हैं, सामाजिक संस्थाएं और इसका जो छोटे छोटे चीज़ें। बेसिकली इसमें अंतर पूछे जाते हैं, जैसे समूह और संगठन में क्या अंतर है, सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है, समाज और संस्था में क्या अंतर है, तो अंतर वाले सवाल इसमें पूछे जाते हैं। तीसरे नंबर की बात करें तो इसमें आता है सामाजिक मानव विज्ञान, मतलब सामाजिक तौर पर मानव के व्यवहारों को नियंत्रण करने के लिए जिन संस्थाओं और संगठनों का निर्माण मानव ने किया है तो उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले विवाह आता है, क्योंकि यौन आवश्यकताएं मनुष्य की ठीक उसी प्रकार की जरूरत रही है प्रारंभ से जिस तरह की भूख और प्यास रहा है। तो उन आवश्यकताओं को एक सिस्टमैटिक रूप देने के लिए जिस पद्धति का निर्माण किया गया मानव द्वारा उसको विवाह कहते हैं। संपूर्ण समाज में, वैश्विक समाज में देखें, एक दो अब बात स्वरूप छोड़ के, तो हर जगह विवाह का कोई ना कोई स्वरूप मौजूद है। तो इसलिए एंथ्रोपोलॉजी के दृष्टिकोण से विवाह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। और क्या विवाह की सार्वभौमिक परिभाषा दी जा सकती है, क्या सभी समाज में विवाह के एक ही स्वरूप होते हैं, तो एंथ्रोपोलॉजी में भी हम देखेंगे कि ऐसा नहीं होता है। उसके बाद विवाह के बाद फिर परिवार भी सभी मानवों में, जीव जंतुओं में भी पाया जाता है, इवन कि कई पशु पक्षियों में भी पाया जाता है परिवार। तो परिवार महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि परिवार ही मानव समाज की आधारशिला होती है। और यूँ कहें कि मानव समाज की जो सबसे न्यूनतम इकाई है, जो यूनिट है, वो परिवार है। ये परिवार से ही समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होता है। जिस तरह से अगर बिल्डिंग को अगर समाज माने तो उसकी एक एक ईंट जो है वो परिवार होगा। तो परिवार में ही हमारा समाजीकरण होता है, लालन पालन। और मानव परिवार के बिना या समाज के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। तो इसलिए परिवार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। परिवार से अगर बाहर निकलें तो फिर इसमें नातेदारी है। नातेदारी में हमारे जो भी रिश्तेदार होते हैं, चाहे माता पिता हो, भाई बंधव हो, या फिर जो है कजिन्स हो, तो ये सारे। और फिर एक डिसेंट ऑर्डर है, अनुवंश क्रम। तो अनुवंश क्रम में हमारी जो अनुवांशिकता है वो किधर से निर्धारित हो रही, माता की तरफ से या पिता की तरफ से या दोनों तरफ से, उसको हम लोग पढ़ते हैं। चौथे चैप्टर में आए तो आर्थिक मानव विज्ञान। आर्थिक मानव विज्ञान क्या है? तो यह अर्थशास्त्र जो हम लोग सामान्य अर्थशास्त्र पढ़ते हैं उस अर्थशास्त्र का सप्लीमेंट्री रूप देता है, मतलब पूरक का काम करता है। क्योंकि हम जो सामान्य अर्थशास्त्र है उसमें हम विकसित मानव की जो आर्थिक क्रियाएं हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं, जबकि अभी भी जो खानाबदोशी जीने वाले जो जनजातीय या जंगलों में रहने वाले जनजातीय समूह है उनके आर्थिक व्यवस्था के बारे में हम उसमें नहीं पढ़ते हैं। तो वो मानव विज्ञान के आर्थिक मानव विज्ञान है, उसमें इसको पढ़ते हैं कि किस प्रकार से उत्पादन, वितरण और खपत की इकाई जनजातियों में होता है और उसमें विनिमय के मोड ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं, कैसे कैसे वो विनिमय करते हैं। तो विनिमय के कई तरीके होते हैं, जिसमें पारस्परिकता और पुनर्वितरण, ये दो आता है। और ये जनजातीय समाज को आर्थिक विषमता से किस प्रकार दूर रखता है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं आर्थिक मानव विज्ञान में। उसी प्रकार पांचवें टॉपिक की बात करें तो राजनीतिक मानव विज्ञान। राजनीतिक मानव विज्ञान जो हमारे मनुष्य के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए, हमारे कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए जो एक सिस्टम होता है राजनीति, जैसे कि हमारे लोकतंत्र में है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और तमाम सारे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो उसी प्रकार हम अगर जनजातीय क्षेत्रों में देखें तो जनजातीय लोगों ने किस प्रकार का अपना राजनीतिक सिस्टम बनाया है। तो उसमें चूँकि दो प्रकार के समाज हैं, जो हम लोग आधुनिक समाज में रहते हैं उसको राज्ययुक्त समाज कहा जाता है, राज्ययुक्त। और जो जंगलों में रहते हैं उनको राज्यविहीन समाज कहा जाता है। तो राज्यविहीन समाज में समाज को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के सिस्टम हैं, कहीं मुखिया तंत्र है, चिफडम है, कहीं सरदारी तंत्र है, कहीं वैध प्राधिकारी के रूप में ईश्वर तंत्र है, कहीं वृद्ध जनों का तंत्र है। तो इस सिस्टम को भी हम लोग पढ़ते हैं और उसी के थ्रू से कानून और न्याय वहाँ पर बनाए रखा जाता है। कसम, अग्नि परीक्षा वगैरह के माध्यम से न्यायालय और कोर्ट की चूंकि अवधारणा होता नहीं है तो इस प्रकार से वहाँ बनाए रखा जाता है। फिर जो है वैध प्राधिकारी और राष्ट्र निर्माण की क्या प्रक्रिया है, तो इसको हम लोग राजनीतिक मानव विज्ञान में पढ़ते हैं। फिर अगले टॉपिक, छठे टॉपिक की बात करें तो इसमें हम धर्म एवं जादू को पढ़ते हैं। धर्म के संबंध में अगर इसमें देखें तो धर्म की उत्पत्ति के कितने सिद्धांत हैं। धर्म की उत्पत्ति के कई सिद्धांत माने गए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये भूत प्रेत में विश्वासों के कारण हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि प्रकृति, जैसे कि मैक्स मुलर का मानना है
प्राकृतिक घटनाओं को मनुष्य चूंकि आश्चर्य और विस्मय की दृष्टिकोण से देखते थे, अब उन्हीं प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करने के कारण जो है वो मनुष्य में ऐसा ईश्वरीय शक्ति का कुछ आभास हुआ और कोई सुपर नेचुरल पावर का आभास हुआ जिससे वो ईश्वर के रूप में पूजता है। उसी प्रकार हम फ्रेजर की बात करें तो वो फिर जादू का सिद्धांत देता है कि पहले जादू हुआ होगा तब धर्म हुआ होगा। इसी प्रकार और अन्य सिद्धांत देखें तो आदर्शतम समाज का जो स्वरूप होता है उसे लोग ईश्वर के रूप में पूजा जाने लगता है, जैसे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनकी लोग पूजा करते हैं इसलिए कि वो समाज का सबसे आदर्शतम रूप था। तो उसी प्रकार से जो पूजा करने लगते हैं, तो इस प्रकार से धर्म की उत्पत्ति के बहुत सारे सिद्धांत हैं। उसके बाद एक इसमें टोटमवाद भी है, तो टोटम को भी, टोटम और इसके साथ टैबू। टोटम मतलब होता है कि जनजातियों को कोई विशेष प्रकार का एक होता है जिसको वो मानते हैं कि इसके साथ हमारा रहस्यमय संबंध है, और टैबू उसको निषेधात्मक स्वरूप प्रदान करता है कि क्या नहीं करना है। और उसी प्रकार जादू। तो ये छठे। सातवें टॉपिक में हम एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी में जनजातियों के बीच जाकर जो फील्ड वर्क करते हैं तो उसका जो आंकड़ा होता है, प्रेक्षण होता है, वो काफ़ी सटीक होता है। और कोई ग्रंथ को देखकर या अनुमान लगाकर जो लिखते हैं तो उनके आंकड़े झूठ होने की संभावना रहती है, इसलिए यह तरजीह दिया जाता है कि हम जनजातीय क्षेत्रों में जाके फील्ड वर्क करें। तो उसके संबंध में जो क्षेत्रगत कार्य अब तक हुए हैं यानी फील्ड वर्क हुए हैं, तो इसको 7वें टॉपिक में पढ़ते हैं। और 8वें टॉपिक में हम जनजातीय संगठनों के का अध्ययन करते हैं, जैसे कि उसके सामाजिक संगठन हो, आर्थिक संगठन हो, धार्मिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, उनके युवागिरी जो यूथ डॉर्मेट्री है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और उसके इनमें जो बिहार में खास करके पाई जाने वाली और भारत में पाई जाने वाली जनजातियों के इस प्रकार के संगठनों का अध्ययन करते हैं। बिहार में अगर देखें तो अखंड बिहार की बात करें, जब झारखंड सम्मिलित था तो उसमें संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर, ये सब जनजाति है, इनका अध्ययन किया जाता है। और भारत में कुछ ऐसे जनजाति हैं जो विशेषकर हैं, जैसे कि टोडा जनजाति नीलगिरी के पर्वत में रहते हैं, तो टोडा जनजाति के संबंध में भी अध्ययन किया जाता है। तो ये कुल मिला के आपका सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान हो गया। अगले स्लाइड में हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी यानी शारीरिक मानव विज्ञान की बात करेंगे। तो ये आपका शारीरिक मानव विज्ञान है। इसमें भी 2 प्रश्न 4 रहते हैं, 2 प्रश्न का जवाब देना है, 2 प्रश्न और 50 नंबर करके प्रत्येक का रहेंगे और टोटल 100, यानी इस खंड से भी 100 नंबर रहेंगे। इसको अगर देखा जाए शारीरिक मानव विज्ञान को, तो इसके 5 टॉपिक हैं। शारीरिक मानव विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं, तो जैसा कि मानते हैं कि मनुष्य का पूर्वज बंदर था, बंदर नहीं बल्कि उसको बानर कह सकते हैं, बानर मतलब एप, और वहाँ से मानव का विकास हुआ। तो मानव का कैसे विकास हुआ और बानर से मानव तक विकास होने में जो जो इसके शरीर में परिवर्तन हुआ और जिन स्थितियों से होकर गुजरा, उनके जो भी साक्ष्य हैं और जो भी उससे संबंधित सिद्धांत हैं, चाहे वो डार्विन के सिद्धांत हो, लेमार्क के सिद्धांत हो, या कोई भी सिद्धांत हो, या मेंडल के सिद्धांत हो, या फिर उत्परिवर्तन संबंधित ह्यूगो डू व्रीज का सिद्धांत हो, तो उन सभी सिद्धांतों को पढ़ते हैं किस प्रकार से बानर जो, और एक कड़ी जोड़ने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहले किस प्रकार के बानर हुए होंगे, उसके बाद किस प्रकार के, उसके बाद किस प्रकार से, कैसे 4 पैर पर चलने वाला चौपाया जानवर 2 पैर पर चलने लगा, और 2 पैर पर चलने के क्रम में उसके शरीर में जो भी परिवर्तन हुए, जैसे कि 2 पैरों पर चलना, अति विकसित जो है मस्तिष्क है, केंद्रीकृत और सामने देखने वाली निगाहें हैं, हमारा मेरुदंड का जो विशिष्टता है ये भी हमें सीधा खड़ा रहने में मदद करता है। इसके अलावे हमारे दांत और मुंह में जो परिवर्तन हुआ, और सबसे बड़ी बात है कि हाथों की उंगलियों में जो परिवर्तन हुआ। हाथों की उंगलियां, एक अपोजेबल फिंगर, मानव का हाथ अपोजेबल फिंगर होता है, मतलब अभिमुख क्षमता वाले हाथ, हथेली। इसका मतलब ये हुआ कि हम अंगूठा से सभी उंगलियों को टच कर सकते हैं, तो सभी उंगलियों को टच कर सकते हैं। तो इस कारण से मनुष्य के हाथ में जो मैनिपुलेशन पावर है, जिसको हस्त कौशल क्षमता बोलते हैं, वो काफ़ी बिजोड़ हो गया, जिसके कारण किसी भी वस्तु को उसके उपयोगिता के हिसाब से हम पकड़ सकते हैं, उसको चला सकते हैं और वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। और ये हाथों का ही कमाल है कि मानव की जो रचना है, ह्यूमन क्रिएशन जो देखते हैं इस जगत में, इस दुनिया में,
तो मानव का हाथ जैसे ही फ्री हो गया और इसमें विशेषता हो गया, क्योंकि 4 पैर से चलने के क्रम में अगला 2 पैर के रूप में हाथों का प्रयोग होता था, और मानव जब सीधा खड़ा हो गया तो 2 हाथ उसके फ्री हो गए, और इस फ्री होने के क्रम में हाथों ने जो कमाल दिखाया, इसी से समस्त जो आश्चर्यजनक हम आज विज्ञान तकनीकी का जो आविष्कार देखते हैं, सब मनुष्य के हाथों का और इसके विकसित मस्तिष्क का कमाल है, और उसमें आँखों का भी योगदान है काफ़ी दीक्षित। तो इस तरह से हम लोग फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो पहले टॉपिक में जैव विकास के सिद्धांत के आधार। तो इस दुनिया में पहले तो माना जाता था कि भाई भगवान ने सब कुछ बनाया, जीव जंतु लेके चंद्रमा, आकाश, धरती, पताल, सारा चीज़। बाद में वैज्ञानिकों ने कई प्रकार का दिया, उसमें लेमार्क प्रथम थे, लेमार्क, जिन्होंने कहा कि नहीं, ये जो संसार में इतनी जो क्रिएटिविटी, इतनी जो जैव विविधता है, उसको भगवान ने एक बार में नहीं बल्कि धीरे धीरे इसका क्रमिक विकास के परिणाम स्वरूप मानव तक जो जटिल जीवों की रचना हुई है वो क्रमिक विकास का प्रतिफल है, जिसको कि इवोल्यूशन कहते हैं। तो लेमार्क ने, लेकिन लेमार्क का जो सिद्धांत था उसमें कई दोष थे, तो दोष के कारण फिर नव लेमार्कवाद आया, न्यू लेमार्किज्म। और उसके बाद जो है डार्विन ने अपना पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की रचना से पूरे जगत में तहलका मचा दिया, और बाइबल से भी ज़्यादा लोकप्रिय ग्रंथ हो गया ये, क्योंकि प्रथम बार डार्विन ने अपने सिद्धांतों के आधार पर, अपने तर्कों के आधार पर यह सिद्ध कर दिया कि इस जगत में जो भी मानव क्रिएशन है या जीव जंतुओं का जो भी रचना किया गया वो किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि एक उद्विकास का परिणाम है, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का परिणाम है। तो डार्विन बात ने तहलका मचा दिया। हालांकि डार्विन के भी सिद्धांतों में बाद में जाके दोष आया, उसके बाद कई तरह के सिद्धांत आए। डार्विन के सिद्धांत प्रकाशित होने के 100 वर्ष बाद जब काफ़ी इसमें मतभेद बढ़ गया, बाद में इसमें मेंडल के सिद्धांत को लागू किया गया, ह्यूगो डे व्रीज के उत्परिवर्तन का सिद्धांत लागू किया, तो सभी लोगों ने यह मत बनाया कि एक नया सिद्धांत निकाला जाए जिसमें कि सभी सिद्धांतों का मेल हो। तब आया संश्लेषणात्मक सिद्धांत, यानी सिंथेटिक थ्योरी। तो ह्यूमन इवोल्यूशन से संबंधित सिंथेटिक थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और अमूमन यह देखा जाता है कि प्रत्येक वर्ष जो है इनमें से एक सवाल जरूर पूछता है बीपीएससी। दूसरी बात करें तो मानव की उत्पत्ति एवं उद्विकास। तो मानव की जो उत्पत्ति हुई, ये अभी तक तो हम जीवों की उत्पत्ति में थे, यहाँ पर मानव की उत्पत्ति की बात करेंगे। तो मानव का उत्पत्ति में सबसे पहला जो टर्म आता है कि जंतु जगत में मानव का क्या स्थान है, यानी मानव भी एक प्रकार का पशु है, लेकिन यह एक विशिष्ट पशु है। कैसे है? तो जो बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो सजीव जगत का जो वर्गीकरण पढ़ते हैं, तो उस वर्गीकरण में से हम एक निकालते हैं जिसमें कि जंतु जगत में मानव का स्थान, कि किस प्रकार से यह सजीव में आएगा, निर्जीव नहीं होगा, सजीव आएगा। सजीव में भी क्या होगा, तो ये कोर्डेटा फाइलम में होगा, कोर्डेटा फाइलम में से भी क्या होगा, ये स्तनधारी होगा, स्तनधारी में से भी क्या होगा कि शिशु को जन्म देने वाला होगा, और उसके बाद क्या होगा, ये नर बानर समूह में होगा, और किस प्रकार से ये मनुष्य में आएगा। तो यहाँ एक क्रम है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। और उसके बाद जो इसी के अंतर्गत जो दूसरा चैप्टर आता है, वो चूंकि माना जाता है कि मानव का पूर्वज जो है वो बानर था। बानर मतलब एप, कपी, इसको हिंदी में कपी बोलते हैं। तो मानव और एप के बीच जो तुलनात्मक अध्ययन है, मतलब इसमें समानता एवं असमानता, समानता और असमानता क्या है, तो इसको हम दूसरे चैप्टर में पढ़ते हैं। तीसरे चैप्टर की यदि हम बात करें तो इसमें हम प्रजाति पढ़ते हैं। प्रजाति यानी हम लोग जानते हैं कि मनुष्य होमो सेपियंस नामक जीव का प्रतिनिधि करता है, लेकिन वातावरण के कारण उनके रंग, रूप और बनावट में कुछ अंतर आ गया है। तो इस अंतर को हम लोग पूरे वैश्विक रूप से देखें तो काकेसाइड, मंगोलाइड और निग्रोइड में बांटते हैं। तो ये जो प्रजाति वर्गीकरण का क्या आधार है, किस आधार पर बांटते हैं, तो कई आधार है। सर के आधार पर करते हैं, रंग के आधार पर करते हैं, आँख के आधार पर करते हैं, होंठ के आधार पर, नाक के आधार पर, ठीक है, और एक रक्त के आधार पर भी करते हैं। तो ये आधार इसमें पढ़ना पड़ता है। और दूसरी बात है कि प्रजाति क्या विशेषताएं होती है, निग्रोइड, काकेसाइड, मंगोलाइड, निग्रोइड, इन प्रजातियों के बीच क्या विषय, और सभी के फिर उप प्रजाति होते हैं, उन उप प्रजातियों की विशेषताओं को, ठीक है। फिर वैश्विक प्रजाति में कैसे वर्गीकरण किया गया है, इसको पढ़ते हैं। और भारतीय प्रजाति में मुख्यतः रिजले और गुहा, रिजले एवं गुहा, सर हर्बर्ट रिजले
जो कि सेंसस कमिश्नर थे 1835 में और बीएस गुहा जो कि भारतीय जे.एच. हट्टन के समय में, इन लोगों के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है भारतीय प्रजातियों का, उसको हम लोग पढ़ते हैं। और फिर भारत में निग्रिटो तत्व, निग्रिटो जो कि एक विशेष प्रकार का जनजाति है, उसके क्या फैक्टर हैं। और फिर उसी प्रकार से मेंडल का आनुवांशिकी, जो मेंडल ने मटर के पौधे पर जो प्रयोग किए थे, तो उनको मेंडल का प्रयोग और सिद्धांत, और मेंडल के सिद्धांत का मानव जनसंख्या में क्या महत्व है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। बेसिकली एक ही क्वेश्चन में दोनों को पूछा जाता है बीपीएससी द्वारा, तो ये एक चैप्टर हो गया। और नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो 5वें चैप्टर के रूप में आ जाता है फिर जीवाश्म साक्ष्य, मानव उद्विकास के जीवाश्म साक्ष्य। मतलब जो जीवाश्म उद्विकास हुआ मानव का, तो ये लाखों वर्षों में हुआ, करोड़ों वर्षों में हुआ, तो इसके क्या साक्ष्य है। आज के समय में हम कैसे जानेंगे कि वास्तव में मनुष्य बानर था और वहाँ से उद्विकास हुआ। तो इसके संबंध में हम लोग जो खुदाई से प्राप्त होता है मानव का कंकाल और हड्डी, जो जीवाश्म, तो उस जीवाश्म का एक कड़ी जोड़ते हैं, जो पुरातात्विक मानव विज्ञानी है वो जोड़ते हैं, अब उससे निर्धारित करते हैं। हालांकि यह क्रम अभी भी अधूरा है और कई कड़ियों को जोड़ा जाना बाकी है, लेकिन यही माना जाता है कि पहले बानर और लीमर था, तो ये प्रोप्लायोपिथिकस पेड़ पर रहता था, और इसी की अगली प्रजाति हो ड्रायोपिथिकस, यह भी पेड़ पर रहता था, और यहाँ से इसका एक अलग हो गया ये बानर वर्ग में। और ड्रायोपिथिकस जो पेड़ पर रहता था, अचानक वातावरण में परिवर्तन हुआ, पेड़ पौधे लुप्त हो गए, जिसके कारण इस ड्रायोपिथिकस को, पेड़ पर रहने वाले बानर को, इसको उतरना पड़ा। तो रामापिथिकस को उतरना पड़ा सवाना के घास मैदानों में, और क्योंकि घास का मैदान जो होता था वो शोल्डर हाइट का होता था, तो अपने शत्रुओं को देखने के लिए वो 2 पैरों पर उचक कर खड़ा होता था, जिसके कारण धीरे धीरे मनुष्य 2 पैरों पर खड़ा होने हेतु प्रयास करने लगे। तो अस्ट्रालोपिथिकस कभी 2 पैरों पर चलता था, कभी 2 पैरों पर खड़ा होता था, 4 पैरों पर चलता था, 2 पैरों पर खड़ा होता था। होमो इरेक्टस प्रथम मानव था जो कि पूर्णतः खड़ा हो गया, और खड़ा हो जाने के बाद जब इसका हाथ मुक्त हो गया, फ्री हो गया, तो यहीं से होमो इरेक्टस औजार बनाने की प्रक्रिया का प्रारंभ किया। और फिर अगला जो कड़ी आया, फिर निएंडरथल मानव, और फिर उसके बाद होमोसेपियंस जो कि आधुनिक मानव है। होमोसेपियंस का भी मानव शास्त्रियों ने वर्गीकरण का प्रयास किया, क्रो-मैग्नन, चांसलीड और ग्रिमाल्डी, तो उसको भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अब बात करते हैं तीसरे सेक्शन की, तीसरे खंड की, जो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। तो आइए, भारतीय मानव विज्ञान। भारतीय मानव विज्ञान में हमने इसको जो चैप्टर है, इसको 10 चैप्टर में बांटा है। भारतीय मानव विज्ञान बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और विशेषकर इस सेक्शन को पढ़ने में आपको यह महसूस नहीं होगा कि कोई ऐसा चीज़ पढ़ रहे हैं, अनभिज्ञ चीज़ पढ़ रहे हैं जिसके बारे में हम जानते नहीं। इसको पढ़ने के बाद लगेगा कि ये तो अपनी ही कहानी है, अपने समाज की कहानी है, अपने घर की कहानी है, अपने संस्कृति की कहानी है, अपने देश की कहानी है। इसलिए इसमें कुछ विशेष करने का नहीं है। अगर एक बार नोट्स का रीडिंग मार लिया जाए, हमारे संस्थान द्वारा जो नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उस नोट्स को अगर पढ़ लेंगे और उसके साथ सहायक एक बुक पढ़ लेंगे, तो फिर तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो हम बात करते हैं। तो प्रथम जो पहला जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम प्राक इतिहास, ये मेनली इतिहास विषय से संबंधित रखता है, क्योंकि मानव द्वारा जो औजार का निर्माण हुआ था पाषाण काल में, तो उससे संबंधित हमें चीज़ों को एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ना पड़ेगा। इसलिए ये प्राक इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, प्री हिस्ट्री, जिसमें पाषाण काल, बेसिकली पाषाण काल के 3 भाग हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल यानी पेलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल यानी मेजोलिथिक एज, और नव पाषाण काल न्यूलिथिक एज। फिर जो है पूरा पाषाण काल को भी 3 भाग में बांटा गया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो इसको हम लोग फिर पढ़ते हैं। दूसरे टॉपिक में लिखिए, तो भारत में जो भी भाषाई विविधता है, पूरा भारत विविधताओं का देश है, तो भारत में अलग अलग, जैसे कि हिंदी हो गया, उर्दू, मलयालम, तमिल, तेलुगु से लेके असमिया, जो इतने प्रकार के जो भाषा हैं, तो यह एक भाषा परिवार से संबंधित है, जिसको बोलते हैं भारोपीय भाषा, इंडो यूरोपियन लिंग्विस्टिक फैमिली।
तो इसके संदर्भ में डॉक्टर ग्रिगेरसन का एक पुस्तक है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, उस पर आधारित जो भारत में भाषाई तत्व है उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो ये हो गया। फिर तीसरे चैप्टर में देखें तो भारतीय सामाजिक व्यवस्था के आधार। तो भारतीय सामाजिक व्यवस्था के क्या आधार है? तो यहाँ पे वर्ण जाति है, आश्रम एवं पुरुषार्थ है और संयुक्त परिवार है। तो इनको हम लोग पढ़ते हैं। चौथे चैप्टर की बात करें तो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ भारत में, तो उसके संदर्भ में हम लोग पढ़ते हैं। तो प्रारंभ में चूंकि अंग्रेजों के अधीन था भारत, तो अंग्रेजी काल में उस पर अंग्रेजी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। बाद में अंग्रेजी प्रभाव घटने लगता है और उस पर अमेरिकी प्रभाव बढ़ने लगता है दूसरे फेज में। और तीसरे फेज की अगर बात करें तो उसमें भारतीय मानव शास्त्र धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो जाते हैं और कई सारे, जैसे कि ललित प्रसाद विद्यार्थी, एलपी विद्यार्थी अपना भारतीय संदर्भ में अपना जो सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। तो इसके संदर्भ में हमें पढ़ना है। फिर पांचवें चैप्टर की बात करें तो इसमें कुछ आधारभूत अवधारणाओं को पढ़ना है जो आपको भारतीय समाज में देखने को मिलेगा। ये भारतीय समाज में चाहे उसका अवधारणा जो है वो विदेशों से लिए गए अवधारणा का भारतीयकरण किया गया हो या विशिष्ट रूप से, विशुद्ध रूप से भारतीय संस्कृति से संबंधित अवधारणा है, उसको पढ़ते हैं। तो पहले है महान परंपरा और लघु परंपरा। दो प्रकार की परंपराएं हमारे देश में होती है और दोनों कैसे एक दूसरे को अंतर प्रभावित करते हैं, इसके संदर्भ में हम लोग पढ़ते हैं। फिर है पवित्र संकुल, मतलब सेक्रेट कॉम्प्लेक्स, जो गया, काशी, इलाहाबाद, प्रयाग वगैरह में देखने को मिलता है सेक्रेट कॉम्प्लेक्स। और यहाँ से किस प्रकार से संस्कृति का विचरण गांव और समाज की तरफ होता है, इसके संदर्भ में हम लोग पढ़ते हैं। फिर प्रभावी जाति, प्रत्येक क्षेत्र में देखेंगे कि किसी न किसी जातियों का प्रभुत्व होता है भारतीय समाज में। तो ये जो जातियों का जो प्रभाव होते हैं, तो हर क्षेत्र में अलग अलग जातियों का प्रभाव होता है, तो उसे प्रभावी जाति कहते हैं। और प्रभावी जात जो है हमारे ग्रामीण सत्ता संरचना में क्या भूमिका निभाता है, इसके संदर्भ में हम अध्ययन करते हैं। फिर जनजाति जाति निरंतरता, ये चूंकि विदेशी कंसेप्ट है, फोक अर्बन कंटिन्यूम रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दिया गया था, उसको भारतीय संदर्भ में अगर देखा जाए तो यहाँ जो ग्रामीण संस्कृति है वो नगरीय संस्कृति में बदलने की अपेक्षा जो जनजातीय संस्कृति है वो जाति संस्कृति में बदलता है। हालांकि इसका उल्टा भी, रिवर्स भी देखा गया है, तो इसके संदर्भ में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद प्रकृति मानव आत्मा सम्मिश्रण, नेचर मैन स्पिरिटी कॉम्प्लेक्स, ये एलपी विद्यार्थी द्वारा दिया गया एक भारतीय मानव विज्ञान में भारतीय समाज में, भारतीय जनजातीय समाज में किस प्रकार का ये प्रकृति मतलब वातावरण और मानव मतलब जनजातीय समुदाय और आत्मा उसकी संस्कृति को बोलते हैं, किस प्रकार से तीनों अंतक्रिया करते हैं। और इन तीनों के अध्ययन के बिना भारतीय मानव विज्ञान का अध्ययन असंभव है, तो ये सिद्धांत दर्शाता है। उसके बाद इसमें एक संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण भी आता है, जो कि एम.एन. श्रीनिवास द्वारा दिया गया था। संस्कृतिकरण मतलब होता है कि किस प्रकार से भारत में जो निम्न जातियां हैं वो अपना संस्कृतिकरण करके शुद्ध जीवन शैली अपनाकर और अपना आर्थिक उन्नति करके वो दावा करते हैं कि हम उच्च जातियों की श्रेणी में आ गए। और उसी प्रकार पश्चिमीकरण है, तो पश्चिमीकरण जब अंग्रेजों के आने के बाद से भारत का जो वेस्टर्नलाइजेशन हुआ है, खान पान रहन सहन सारे चीज़ों का जो पश्चिमीकरण हुआ है, हालांकि इसमें अमेरिकी और अन्य यूरोपीय देशों का भी प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ये जो दो सिद्धांत है, संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण, ये दोनों भारत में हो रहे सामाजिक परिवर्तन मतलब सोशल चेंजेज को दर्शाता है, तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसकी बात करें फिर छठा टॉपिक में, इसमें आता है भारतीय नृजातीय वर्णन। इसमें 4-5 जनजातियां हैं जिसका कि इथनोग्राफी करना है, मतलब किसी एक जनजाति जैसे संथाल को ले लिए और संथाल का क्या वेशभूषा, भाषा, कहाँ निवास करता है, किस प्रकार का उसका संगठन है, आर्थिक संगठन, राजनीतिक संगठन, धार्मिक संगठन, और क्या विशिष्टताएं हैं, क्या प्रथा परंपरा है, इन सब सारी चीज़ों को लिखना नृजातीय मतलब इथनोग्राफी कहते हैं। तो ये 4-5 जनजातियों का लिखना होता है, ये सब बना हुआ रहता है, कोई उसमें विशेष दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर चूँकि हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं और ह्यूमन का जो प्रिमिटिव रूप है, जो आदिम स्वरूप है,
वो जनजातीय स्वरूप है। तो जनजातीय अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है, चूँकि जैसे कि अगर हम संपूर्ण बायोलॉजी का अगर हम अध्ययन करते हैं तो हमें शुरुआत करना पड़ता है छोटे प्राणी, जैसे एक कोशिकीय प्राणी अमीबा से, चूँकि वो जीवन का सरलतम रूप है। तो उसी प्रकार जो है हम मानव का अगर सरलतम रूप, जो सरल समाज है, जो आदिम समाज है, जो आदिवासी समाज है, तो उनका अध्ययन करना जरूरी है। तो उसका अध्ययन करने के लिए हमको सबसे पहले उसकी समस्याओं की ओर दृष्टिपात करना होता है। तो समस्या को देखें तो इसमें भूमिहरण है, जो जनजातियों से जमीन छीन लिया गया है। फिर वो ऋणग्रस्तता है, जो कर्ज के दलदल में फंसे रहते हैं। प्रवसन है, माइग्रेशन, रोजी रोटी के लिए दूसरे प्रदेशों में पलायन करते हैं। फिर और अशिक्षा है, इलिटरेसी, गरीबी बेरोजगारी तो है ही। और अस्थिर कृषि, कृषि का कोई एक सिस्टम नहीं है, वो यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ बदल बदल के खेती करते हैं, वो झूम कृषि। और फिर जनसंख्या ह्रास, जहाँ अन्य हम देखें तो तमाम सारे आधुनिक जनसंख्या में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वहाँ कुछ जनजातियों की पॉपुलेशन घट रहा है, तो इसको भी हम लोग पढ़ते हैं। और सांस्कृतिक संपर्क के कारण जनजातियों में क्या समस्याएं उत्पन्न हुई, औद्योगिकरण, पश्चिमीकरण और नगरीकरण के कारण, उसको भी हम लोग पढ़ते हैं। और उसके बाद फिर 8वें चैप्टर में जो जनजातीय प्रशासन का इतिहास, प्रारंभ से ही अंग्रेजों ने थोड़ा सा इसे अलग थलग रखा अपने प्रशासन से, चूँकि उस पर बहुत ज़्यादा खर्च आना था, तो इसलिए जंगल में छोड़ दिया गया। तो वो एक अलगाव की प्रथा थी, बाद में इसको एकीकरण की प्रथा नेहरू द्वारा किया गया। तो ये जनजातीय प्रशासन का जो इतिहास उसको पढ़ते हैं। बेसिकली जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में जो 5वीं और 6वीं अनुसूची है, तो उसके संदर्भ में भी इसमें हम पढ़ते हैं। और उसके बाद करें तो 9वें टॉपिक में हम लोग SC ST की समस्याओं को पढ़ते हैं। SC ST यानी अनुसूचित जाति और जनजाति, जो कि वर्षों से इस पर सोशल डिसेबिलिटीज लागू रहा है, सामाजिक निर्योग्यताएं लागू रहा है, छुआछूत का और भेदभाव का शिकार रहे हैं, तो उसके संबंध में क्या समस्याएं हैं और किस प्रकार का सोशल डिसेबिलिटी जिसे लादा गया है वर्षों से, तो उसको हम लोग एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। और 10वें टॉपिक में हम नेशनल इंटीग्रेशन, जो राष्ट्रीय अखंडता है, उससे संबंधित टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। तो इस तरह से एंथ्रोपोलॉजी का ये संपूर्ण सिलेबस हुआ। इसकी तैयारी हम कैसे करें और किस प्रकार से इसमें हम अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं, इससे संबंधित कौन सी बुक हमें पढ़ना होगा, इसके संबंध में हम दूसरे वीडियो के साथ उपलब्ध होंगे। फिलहाल एंथ्रोपोलॉजी के लिए पीयूष पब्लिकेशन का जो पुस्तक है वो अच्छा है, और नोट्स के लिए संपर्क किया जा सकता है। और एंथ्रोपोलॉजी बहुत ही एक स्कोरिंग पेपर है, छोटा सब्जेक्ट है, छोटा सिलेबस है, कम समय में इसकी तैयारी की जा सकती है। और बहुत बिना संसाधन जुटाए इसको वैकल्पिक विषय में थोड़ी सी मेहनत करने के बाद हम इसमें अच्छा अंक प्राप्त करके और सिविल सर्विसेज में ऑफिसर बनने का सपना साकार कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।